नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। भारत की करीब 135 करोड़ आबादी अलग अलग एरिया में रहती है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। एक अर्बन है और दूसरा रूरल, यानी ग्रामीण और शहरी। आप में से कितने लोग अर्बन और रूरल का फर्क समझते हैं? आमतौर पर अर्बन शब्द सुनते ही पढ़े लिखे लोग, आधुनिक एरिया, चमकती सड़कें, सारी सुख सुविधाओं से विकसित ऐसा एरिया दिमाग में आता है। वहीं अगर रूरल एरिया यानी पिछड़ा हुआ गांव देहात वाला इलाका, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। इसे समझने के लिए सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर ये डिसाइड होता कैसे है कि कौन सा एरिया अर्बन में जाएगा और कौन सा रूरल में जाएगा। कितनी आबादी वाले अर्बन और कितने के बाद अर्बन में आएंगे, किस मापदंड पर किस एरिया को शहर, किसे गांव और किसी को कस्बा बोला जाता है। और यह सिर्फ आम बोलचाल की भाषा में ही नहीं, इसी पर तय होता है कि उस एरिया को क्या सुविधाएं मिलेंगी। वो नगर निगम में आएगा या पंचायत में आएगा, और भी कई मापदंड बनते हैं। यानी ये सीधा साधा असर करता है आपकी और हमारी जिंदगी पर। तो आज हम अर्बन और रूरल के बारे में समझते हैं, इनके बीच में गैप को समझते हैं, हर एंगल से उस पर पहले लोगों का रिएक्शन आपको सुनवाते हैं कि वो अर्बन और रूरल एरिया को लेकर क्या समझते हैं। रूरल एरिया मतलब ग्रामीण एरिया, गांव का एरिया, और अर्बन एरिया मतलब शहरी एरिया। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज़ में हमें हॉस्पिटल की सुविधाएं इतनी अच्छी नहीं रहती हैं वहाँ पर, और अर्बन एरिया में रहता है पढ़ाई की सुविधाएं गांव में इतनी अच्छी हुई नहीं है। और अर्बन एरिया मतलब शहरी इसमें की बहुत अच्छी सोच होती है लोगों की, और अच्छी पढ़ाई लिखाई मतलब सुविधाएं अच्छी होती है। अर्बन जो एरिया है वो शहरी क्षेत्र से संबंधित है और जो रूरल है वो ग्रामीण क्षेत्र से है। अब जो सुविधाएं अर्बन एरिया में हैं वो रूरल एरिया में अभी तक नहीं हो पाई हैं, है ना। जैसे कि मेडिकल की सुविधा है, टीचिंग की सुविधा है, तो इसलिए काफ़ी जो इस तरह का ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ना। बच्चे जो है अभी बाजार में, शहर में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उन्हें वो गांव में सुविधा नहीं मिल रही। अर्बन क्षेत्र में आप देखेंगे आधुनिक सुविधाओं से भरपूर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्कूल इतने सौंदर्यीकरण होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी इतना व्यवस्थित रहता है, और बड़े बड़े विधायक, नेता, मंत्री, सांसद, अधिकारी भी आते हैं तो शहरी क्षेत्रों में घूम कर चले जाते हैं, यानी अर्बन क्षेत्रों में। और रूरल क्षेत्रों की स्थिति आप देखेंगे तो जर्जर स्कूलें भवन रहती है, जर्जर हॉस्पिटलें रहती हैं, जर्जर सड़कें रहती हैं। कहें कि एक जहाँ तक ग्रामीण जरूरी है वैसे शहर भी जरूरी है। यदि वो अपना उत्पादन लाएंगे और यहाँ नहीं बेच पाएंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि ग्रामीण और शहर में कोई वो है। लेकिन सिर्फ जनप्रतिनिधियों की सोच में फ़र्क आना चाहिए कि ग्रामीण और शहर का विकास एक दर से हो, ताकि कोई अपने को पिछड़ा महसूस ना कर सके। काफ़ी अंतर देखा गया। इन अंतर को कम करने के लिए शासन को ये एक मुख्य योजना चलानी चाहिए, ताकि गांव और शहर के अंतर कम किया जाए। क्षेत्रों में सुविधाओं और इनका बहुत अभाव रहता है। शासकीय जो योजनाएं रहती है वो भी नहीं पहुंचती है तो थोड़ी बहुत पहुंच पाती है, जिसका कार्य पालन नहीं हो पाता। और शहरी और गांव में जो खाई है, जो एक बड़ा गैप है, इसको कम होना चाहिए। तो अर्बन और रूरल ये क्या होता है, ये समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता जी हैं, जियोग्राफर हैं। बहुत स्वागत है अमित गुप्ता जी आपका। अमित गुप्ता जी, सबसे पहले अगर हम अर्बन और रूरल एरिया इसको समझें तो ये क्या है? अर्बन और रूरल एरिया का मतलब यही है कि जिस प्रकार से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो उसमें शहरीकरण की एक सीमा निर्धारित हो और साथ में ग्रामीण क्षेत्र की एक सीमा निर्धारित हो। उससे अंतर ये आएगा कि हमारा जो पर्यावरण है वो सुरक्षित रह पाएगा, लोगों की जो जिस तरीके का जीवन यापन है वो कम प्रभावित होगा, और प्रॉपर तरीके से रूल्स रेगुलेशंस के साथ में शहरों में भी एक पॉल्यूशन की जो बहुत बड़ी समस्या है उसको नियंत्रित किया जाएगा। क्योंकि शहरों का जो प्लानिंग है वो प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से हो पाएगी। क्योंकि शहरों में रहने वाला इंसान कहीं ना कहीं जहर ले रहा है, मतलब वो सिगरेट पीता हो या ना पीता हो, बट वो सांस में सिगरेट पी रहा है। आप जैसे दिल्ली की खबर तो सब सुनते हैं, लेकिन दिल्ली में चलो टॉप लेवल पे है, लेकिन क्या भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, क्या इन शहरों में नहीं है? इन शहरों में भी एक अच्छे स्तर का पॉल्यूशन है। जो PM 2.5 और PM 5 लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स का लेवल यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
ठीक है, तो इसलिए इसको प्रॉपर उद्देश्य से आप बता रहे हैं कि जो अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है उसमें कितना फर्क है, लेकिन शहरीकरण होता जा रहा है और उसका असर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, अभिषेक अग्रवाल जी हैं, जिला सीईओ हैं। बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका भी। अभिषेक जी, अगर अंतर को हम समझें, चाहे तो हम टेरिटोरियल एरिया के बेसिस पर समझे, कैसे इसे डिफरेंशिएट किया जाता है कि कौन सा एरिया जो है वो अर्बन एरिया होगा, कौन सा एरिया जो है वो रूरल एरिया होगा? प्रशासनिक दृष्टि से देखें मैडम, तो जो शासन ने जिसे नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर पंचायत के रूप में नोटिफाइड किया है वो नगरीय क्षेत्र की परिभाषा में आते हैं, और जो शेष एरिया है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा। ये प्रशासनिक परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्य रूप से शहर की व्याख्या अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग दी है। लेकिन हम प्रशासनिक रूप से ग्रामीण अंचल वो मानते हैं जहां पे ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है और विकास का उनका अपना मॉडल होता है। ठीक है। अमित गुप्ता जी, अगर हम अर्बन घोषित करने का मापदंड समझें तो वो क्या मापदंड होते हैं जिनके चलते एक एरिया को ये कहा जाता है कि ये अर्बन होगा, या दूसरे एरिया को ये कहा जाता है कि अब इसके अंतर्गत जो भी आने वाला है वो रूरल होगा? सरकार और प्रशासन तो इसको इस तरीके से देखते हैं कि आबादी का घनत्व तो क्या है, कि किस पर्टिकुलर इतने स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितनी पॉपुलेशन रह रही है। अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसको अर्बन एरिया बोला जाता है, जबकि वो एक लिमिट से कम होती है रूरल एरिया बोला जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर मैं बोलूँ तो अर्बन एरिया एक तरीके से जिस तरीके से फैल रहा है वो मानव जीवन के लिए एक कैंसर की तरह है। आप देखिए कि जब रूरल एरिया में लगातार खेत और पेड़ दिखेंगे आपको, जबकि शहरी क्षेत्र में आपको बिल्डिंग्स दिखेंगे, कंस्ट्रक्शन दिखेंगे। मतलब कि ये अच्छी हमारी सेल्स को हटा के, पेड़ पौधों को हटा के यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, कंस्ट्रक्शन बनाया गया है, तो ये अर्बन एरिया है। एक तरीके से जो हमें O2 दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, उसको हटा दिया गया और जो पॉल्यूशन फैला रहा है उसको लगा दिया गया है। तो अर्बन एरिया की सबसे बड़ी परिभाषा ये है जो मनुष्य जीवन को ख़त्म करता जा रहा है। तो अर्बनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन एक व्यवस्थित प्लानिंग के साथ होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में होना चाहिए। प्लानिंग के साथ घर बनेगा तो उसके साथ में इतना पौधा लगेगा, पार्किंग की इतनी व्यवस्था होगी, रोड ऐसी होगी। प्लानिंग के साथ जब अर्बनाइजेशन होगा तो वो शहरों को और मानव सभ्यता को नुकसान कम पहुँचाएगा। लेकिन जो अनप्लान्ड शहर बसे हुए हैं और जिस तरीके से अपने आप शहर बढ़ते जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के लिए और पूरी के पूरे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो इसको जितना जल्दी सरकार सीरियस ले लेगी, जिस पे जितना स्ट्रिक्ट हो जाएगी, अपनी पॉलिटिक्स को छोड़कर नेता लोग जब समाज के बारे में, पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन का प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा और शहरों में और गाँव में दोनों में अंतर और फर्क नजर आएगा। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सुधीर कुमार जी हैं। सुधीर कुमार श्रीवास जी हैं, नगर पालिका CMO हैं। बहुत स्वागत है आपका सुधीर कुमार श्रीवास जी। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें अभी भी रूरल एरियाज को, तो अब बहुत ज्यादा ये सुनने को मिलता है कि शहरीकरण होता नजर आ रहा है, और अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा शिफ्टिंग भी देखने को मिली है कि जो रूरल एरियाज के लोग थे वो अर्बन की ओर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का मुख्य कारण आप क्या समझते हैं? ज़्यादा कभी शिक्षा करते हैं लोग, शहर नहीं जाते, और इससे ज़्यादा ही लोग मतलब गाँव से इधर आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई शिक्षा वगैरह के लिए सुविधाजनक है शहर में, ऐसा कुछ लोग शहर की ओर कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास जी। अभिषेक अग्रवाल जी, अगर हम चुनौतियों को समझें, चाहे अर्बन की हो और रूरल की हो, दोनों ही एरियाज की अपनी अपनी क्या चुनौतियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा रहा है? जो अर्बन है उनकी तो अलग ही चुनौतियां होती हैं। जनसंख्या का घनत्व तो रहता है, और छोटे क्षेत्र में ट्रैफिक की, विकास की, प्लानिंग की बहुत सी चुनौतियां रहती हैं, और उसके विकास के आधार पे ही हम क्षेत्र के विकास को दिशा दे पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ग्रामीण जनसंख्या के पास संसाधन सीमित हैं। आज के समय में हर व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होने के बावजूद उसकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और अब गांवों को विकास के लिए शहरों पर निर्भर न रखते हुए गांवों को विकास के केंद्र कैसे बनाएं, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता रहती है। और उसमें अब धीरे धीरे केंद्र शासन
राज्य शासन की योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध विकास हो रहा है और योजनाएं इसके लिए क्रियान्वित हो रही हैं, परंतु चुनौती होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की अपनी आवश्यकताओं के साथ अपनी एक समझ होती है, उसको कैसे हम राष्ट्र के और विजन के साथ उसको जोड़ पाएं, उनमें जागरूकता ला पाएं और उनकी आजीविका को कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ही जनसंख्या को रोकते हुए, क्योंकि वो हमेशा रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे हम उनको चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, मतलब रूरल टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, इसकी ओर से कनेक्ट करते हुए विकास के केंद्र बना सके, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। डॉक्टर अमित गुप्ता जी, अगर हम दोनों एरियाज की अर्थव्यवस्था देखें तो वो किन चीजों पर निर्भर करती है? अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं और अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो किन चीजों पर निर्भर करती है और उन्हें बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा रहा है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो होती है वो पशुपालन और खेती ही मेन होती है, और शहरी क्षेत्र में ये सारी चीज़ों का अभाव होता है और ये सारी की सारी चीज़ें गांव से शहर में जाके बिकती है, जिससे अर्थव्यवस्था इन दोनों की इंटरकनेक्टेड होती है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि जिस तरीके से शहर बढ़ता जा रहा है, खेत घटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, तो इतने सारे लोगों को शहर का बढ़ना मतलब कि आबादी का बढ़ना, और जब आबादी बढ़ेगी तो उसको भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, लेकिन आबादी बढ़ती जाएगी, पेड़ कटते जाएंगे, जहाँ खेतों में जब घर बन जाएंगे तो अन्न उगेगा नहीं, लेकिन खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम को नाम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग। इसी से लिंक्ड है पूरी की पूरी। वो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है? जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ना, इससे अर्थव्यवस्था तो कहीं ना कहीं मजबूत होती है शहरी क्षेत्रों की, लेकिन वो अर्थव्यवस्था सिर्फ पैसों के हिसाब से। लेकिन अगर आप इस बात का जिक्र करते हैं, मैं आपको बीच में टोक रही हूं अमित जी, अगर आप इस बात का जिक्र करते हैं कि ये डिसाइड किया जाता है जनसंख्या के आधार पर कि कितना जो एरिया है वो ग्रामीण एरिया में आएगा और कितना जो एरिया है वो शहरी क्षेत्र में आएगा, तो फिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं कि जो आप बोल रहे हैं कि जो पेड़ों की कटाई है, जंगलों की जो कटाई है, जो विलेज एरियाज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और वो तब्दील होते जा रहे हैं शहरों में? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि अगर ये जनसंख्या के आधार पर डिसाइड होता है तो फिर ऐसा फैसला क्यों लिया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि ये कुछ मजबूरी भी है। जब शहर बढ़ेगा तो लोगों के लिए घर चाहिए, जगह चाहिए, तो कहाँ जाएंगे? अपने आप ऑटोमेटिक खेत जो होते हैं वो प्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और धीमे धीमे लोग खेती करना बंद करते जाते हैं। आज के ज़माने में किसी का सपना नहीं होता कि मैं बड़े होकर किसान बनूंगा, लेकिन अन्न सबको चाहिए, दूध सबको चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ों की नीड कैसे पूरी होगी, ये एक सोचने का विषय है। इसी को विज्ञान ने एक इसका सॉल्यूशन निकाला, हरित क्रांति, लेकिन वो प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। धीमे 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 इससे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? जैसे कि आप कोई भी फल खाते हैं तो उसमें कीटनाशक मिले हुए हैं, मतलब आपको धरती उतनी ही है उगने वाली, लेकिन आप फिर भी ज़बरदस्ती जब ज़्यादा ओवर पैदावार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको प्योर नहीं मिल रही है। खेतों में दालें उग रही हैं, गेहूँ उग रहे हैं, इन सब में डबल मिलावट चल रही है। ओवर प्रोडक्शन का लोड है रूरल एरिया पे। अर्थव्यवस्था तो चला रहे हैं लोग, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये इंटरनल जो जहर घुलता जा रहा है पूरे के पूरे समाज के अंदर, उसके ऊपर अभी सरकार का, प्रशासन का, किसी का ध्यान नहीं है। तो मेरा एक बहुत अच्छा सुझाव है, सरकार को उसको ज़रूर सुनना चाहिए कि आप अर्बनाइजेशन करिए, लेकिन अर्बनाइजेशन को एक प्रॉपर दायरे के अंदर कीजिए, उसके रूल्स रेगुलेशन के साथ में कीजिए, ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण सिस्टम में प्रभाव ना पड़े उस हिसाब के साथ कीजिए, ताकि ये धरती, ये पृथ्वी बनी रहे, समाज में जीवन यापन चलता रहे, सभी लोगों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी मिल पाए। जो है वो लिमिटेड है और उनका उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी तरह का नुकसान जो है वो ग्रामीण इलाकों को ना पहुंचे। लेकिन सुधीर कुमार श्रीवास जी, अगर ये इतनी बड़ी समस्या है कि शहरीकरण होता चला जा रहा है गांवों का भी, तो फिर क्या इसको लेकर के कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर कारण ये माना जाए कि शहरीकरण इस वजह से हो रहा है क्योंकि लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है उतनी गांव में, या फिर उस लेवल का विकास नहीं हो पा रहा है जिस तरह से शहर में हो रहा है, चाहे तो एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, तो फिर इसको रोकने के लिए कि शहरीकरण ना हो जाए पूरी तरीके से, जो खेत खलिहान है वो लगातार प्लॉटिंग में ना चले जाए, इसको लेकर के क्या कदम है? इसको लेकर कि अपना लोग यही विचार बना के रखते हैं जाने से सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। लोगों का ये विचार होगा, इसको सोच के लोग चल रहे हैं कि शहरों में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं, एजुकेशन का मामला हो चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, ये सब चीजें देख के ग्रामीण एरिया से
कई शहर के ज्यादातर लोग आने की कोशिश में लगे रहते हैं। भाई आगे आगे भी यदि अपना बच्चे लोगों से भविष्य की ठीक है सुधीर कुमार श्रीवास जी, मैं माफी चाहूंगी, दरअसल आवाज थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, मैं लौटूंगी आपके पास सर। सवाल मेरा अभिषेक अग्रवाल जी आपसे भी यही रहने वाला है कि क्या वो सुधार कार्य हैं जो होने की आवश्यकता है ताकि जो बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है ग्रामीण इलाके के लोगों का शहरी इलाकों में आने का और उसका जो प्रभाव है वो हर किसी के सामने है, इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? और अगर सरकार का उद्देश्य यही रहता है कि अगर हम कुछ भी नीति लेकर के आ रहे हैं, हमारी कोई भी नियत है तो वो सबके लिए समान है, तो फिर इम्पैक्ट उसका अलग अलग क्यों दिखता है कि शहरों की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं, ग्रामीण इलाकों में उतनी बेहतर क्यों नहीं हो पाती हैं? क्या उतनी मजबूती के साथ उस पर काम नहीं किया जाता? दो बातें हैं इसमें। पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि गांव से शहर की ओर जो पलायन है उसको कैसे रोके और शहरों के विकास को सीमित रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें। इसमें मैंने पहले भी कहा है कि अब वर्तमान में गांव को विकास के हिस्से की जगह विकास के केंद्र बिंदु के रूप में बनाना बहुत आवश्यक है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को यदि मुख्य धारा में ले आए तो जैसे आप देख रहे होंगे आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, इको टूरिज्म, ये सारी चीजें बहुत प्रचलन में है। दूसरी बात, जब छोटे छोटे गृह उद्योग बढ़ते हैं, यदि आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु एमएसएमई के रूप में छोटे उद्योग अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो रहे हैं। जब गांव विकास के केंद्र में बनते चले जाएंगे तो शिफ्टिंग जो पलायन है वो कम होता चला जाएगा जी। दूसरी एक बात ये थी कि शहरों का व्यवस्थित विकास कैसे हो। जगह हमारे पास सीमित है और जनसंख्या सदैव बढ़ेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में सिंगापुर जैसे छोटे से देश का एग्जांपल हम ले सकते हैं जहां हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट हुआ है। पूरे सिंगापुर सिटी को यदि आप देखेंगे तो वो 15 से 17 मालों के बिल्डिंग के रूप में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूप में विकसित हुआ है। सारी सुविधाएं वहां हैं, परंतु हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट और प्रसार वहां कम है। वहां एक सबसे अच्छी बात यह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज इतना ज्यादा है कि वहां एक आम मध्यम वर्गीय अच्छे सैलरी वाला एक एम्प्लॉय भी, ऑफिसर भी कार नहीं खरीद सकता क्योंकि टैक्सेशन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और मेट्रो को उतना डेवलप कर लिया है। ये हुई शहरों की बात। तीसरा आपका प्रश्न ये था कि किस रूप में हम शहरों की तरह ही गांव का विकास कर सके। तो शहरों की अलग योजनाएं होती हैं, शहरों में अलग रेवेन्यू होता है। नगर निगम के पास रेवेन्यू ज्यादा है तो बट नेचुरल जैसे रिसोर्सेज होंगे वैसा डेवलपमेंट होगा। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यदि हम उसको व्यवस्थित रूप में सामने लेकर आए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ग्रामीण समाज भी विकसित होगा। और हमें गांव को शहर नहीं बनाना है, गांव को उसके मूल रूप में विकसित करना है, तभी गांव की पहचान, उसकी संस्कृति बनी रह सकती है। ठीक है, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो यही है ना, आपने जिस तरह से कहा वो मैं बात समझ गई कि जो बजट है वो अलग अलग होता है और उसी उद्देश्य के साथ वहां पर विकास होता है। लेकिन अमित गुप्ता जी, क्योंकि शिक्षा की बात करते हैं तो वो इतनी भिन्न क्यों हो जाती है, इतनी अलग क्यों हो जाती है? देखिए क्या होता है कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा हो जाता है, शिक्षा में बहुत सारी वैरायटीज़ होती है और वो डेफिनेटली शहरों में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है और हर इंसान अपना करियर बनाने के लिए गाँव ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जी आप कंटिन्यू करिएगा। क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शिक्षा के भी बेहतर ऑप्शन मिले और शिक्षा के बेहतर ऑप्शन के साथ साथ उनको रोजगार के अवसर मिले ताकि उनकी शहरों में आने की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। और इस रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें कृषि को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना चाहिए, लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचानी चाहिए। पशुपालन के वैज्ञानिक तरीके, यहाँ पे जैसे मेरे साथी ने अभी सिंगापुर का एग्जाम्पल दिया, मैं यहाँ पे इजराइल का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि वहाँ पशुपालन को इतना अच्छा व्यवसाय माना जाता है कि वहाँ की मूँगफली जो मतलब वहाँ के जानवर का दूध हो या खेती में उगने वाली मूँगफली हो,
इंडिया से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा कॉस्टली होती है। उन्होंने इस तरीके से विज्ञान का इस्तेमाल करके वहाँ पे कृषि को और साथ में पशुपालन को इतना अच्छे से डेवलप किया है। उससे गांव में ही अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है और लोगों को एक पर्याप्त धनराशि जब मिलती है, एक प्रॉपर अर्निंग होती है, तो उनकी शहर में आने की रुचि कम होती है। इन चीज़ों पे अगर ये जो बेसिक मूलभूत कामों पे अगर काम किया जाएगा तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होगा। और बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं होती हैं वो सरकारी योजनाएं सिर्फ वोट बैंक के लिए होती हैं, लोगों को टेम्पररी सॉल्यूशन देने के लिए होती हैं ताकि जल्दी से लोग और युवा उससे लालच में आ जाए। लेकिन एक लॉन्ग टर्म सरकार को प्लानिंग बनानी चाहिए शहरीकरण, अर्बनाइजेशन और रूरलाइजेशन की, ताकि सबसे ज़्यादा फोकस रूरल एरिया पे करेंगे। रूरल एरिया स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ऑटोमेटिकली शहरों का लोड कम होगा, शहरों में क्राइम घटेगा, शहरों में पॉल्यूशन घटेगा, शहरों में ट्रैफिक की समस्या घटेगी। सारी की सारी चीज़ों की जड़ है रूरल एरिया को मजबूत बनाना। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और कृषि और पशुपालन को उसका आधार बनाना चाहिए हमारे। ठीक है अभिषेक अग्रवाल जी, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, इनमें क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? सड़कों की स्थिति तो अब पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि केंद्र शासन और राज्य शासन की इतनी योजनाएं और इतना बजट आ रहा है कि PMGSY, MMGSY के माध्यम से अब गांव-गांव में तो सड़कें पहुंच चुकी हैं। एक अब ये है कि गांव की जो इंटरनल गलियों की सड़कें हैं, इस पे अब हम नेक्स्ट फेज में काम कर रहे हैं। बाकी गांव तक पहुंच सुनिश्चित हो चुकी है जी। और दूसरा ये विषय है कि जो सड़कें पहुंची हैं उसका रेगुलर मेंटेनेंस होता रहे, जिसके लिए रेगुलर फंड आ रहे हैं, स्कीम्स हैं। तो अब यदि भारत देश में देखें तो शहरों की भी, NH की भी और ग्रामीण क्षेत्रों की भी सड़कें अब काफी अच्छी हो चुकी हैं। इसको तो सभी स्वीकार करते हैं जी। ठीक है अमित गुप्ता जी, अगर हम शहरी और ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो सरकार की योजनाएं जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, किस तरह से अलग अलग हैं दोनों के लिए? सरकार की कई सारे प्रकार की योजनाएं होती हैं वैसे तो, लेकिन जितनी भी योजनाएं मैं देखता हूं वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पे काम नहीं करती हैं। सरकार की जो योजनाएं होती हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे काम करती है ताकि सरकार को या किसी भी पार्टी के नेता को उसका बेनिफिट मिले। मैं बार बार इसी और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि योजनाओं में लॉन्ग टर्म विजन के साथ हो। कई सारी योजनाएं जो होती हैं लोगों को मुफ्त बांटने की योजनाएं होती हैं, कई सारी योजनाएं इस चीज़ का मुआवजा दे दिया, उस चीज़ का मुआवजा दे दिया। ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट से आप गांव की स्थिति सही नहीं कर सकते, गांव के लोगों को सिर्फ आप मरहम पट्टी कर सकते हैं। आपको मरहम पट्टी नहीं करना है, गांव के लोगों को सक्षम बनाना है कि वो उनको शहर में आने की उनकी अपेक्षा कम हो, वो वहीं रह के अपना सेल्फ स्टार्टअप करें। MSME की जैसे अभी बात आई, वहाँ से आप कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग डेवलप करें। शहरों में ही क्यों होते हैं सारे के सारे उद्योग? ये सुविधाएं अगर गांव में शिफ्ट की जाए, जो भी लोन की सुविधा है, लोगों को स्टार्टअप खोलने का सपोर्ट है, तो वो घरों में स्टार्ट हो सकते हैं और उससे ऑटोमेटिकली गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से शहर में आने का प्रेशर घटेगा। सरकार की योजनाएं जितनी भी होती हैं, मैं किसी एक योजना का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं आ रही है। सारी की सारी अधिकतर योजनाएं जो होती है शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट पे काम करती हैं। आपका ये कहना है कि सरकार जो योजनाएं लेकर के आती है उनका इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में अगर हो तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बेहतर हो सकता है। ठीक है, ये एक समस्या है जो कि आपने बताई। लेकिन अभिषेक अग्रवाल जी, क्योंकि हर इलाके की अपनी समस्या होती है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें वहां की अपनी अलग समस्याएं हैं, शहरी क्षेत्र की बात करते हैं वहां की अपनी अलग समस्याएं हैं। कहां पर जाकर के अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, कहां पर जाकर के आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या रहता है? अब तो इतने इजी हो गया है, क्योंकि जब मोबाइल से घर घर में स्मार्ट मोबाइल और इंटरनेट पहुंच गए हैं तो अब तो दूरी वैसे भी मायने नहीं रखती। अब तो इतने पोर्टल्स हैं कि आप किसी भी मतलब हर शिकायत के लिए हर विभाग का पोर्टल है, एकीकृत पोर्टल है। और अब तो छत्तीसगढ़ में CMO से एक टोल फ्री नंबर भी जारी हो गया है। तो शिकायतें या किसी से बात करना बहुत आसान है। दूसरी बात, पहले और अब में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पहले किसी अधिकारी से मिलने जाना होता था, अब उस अधिकारी से ये अपेक्षा है कि यदि आप फोन नहीं उठाते हैं तो अच्छे अधिकारी नहीं है। मतलब हर अननोन नंबर, पहले जब स्टेनो रिसीव करता था, अब डायरेक्ट अधिकारी रिसीव कर रहे हैं। और यदि वो रिसीव नहीं भी कर रहा है तो उसका व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है सभी के पास, तो आपका मैसेज किसी भी ग्रामीण का डायरेक्ट पहुंचता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ,
पूरे राज्य के सभी अधिकारियों का ये है कि अब वो हर सरपंच का पंच तक का फोन उठा रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी के रूप में स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो ये कहां पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आप शहर से हैं या फिर गांव से हैं? हमने बेहतर तरीके से समझा और किस तरह से अब उनकी सहायता की जा रही है ये भी हमने समझा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारियां बताने के लिए।